हाय दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 8th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर नंबर 18 इकोसिस्टम। तो ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। हम लोग यहाँ पे लेक्चर 1 में जितना भी टॉपिक्स कवर होगा वो लेक्चर 1 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो बचा हुआ है हम लोग वो लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे लेक्चर चालू करने के पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। वो थोड़ा ध्यान दो उसके ऊपर आप भी। ठीक है, तो चलो हम लोग ध्यान देते हैं कि इकोसिस्टम, व्हाट इज मीन बाय इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि पता है कि हमारा जो वर्ल्ड है अराउंड अस, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर से वो बना है। तो जो लिविंग फैक्टर है विच इज़ कॉल्ड एज बायोटिक फैक्टर है ना, जो लिविंग है हम लोग उसको बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, एंड जो नॉन लिविंग है हम लोग उसको एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स में यहाँ पे कंटिन्यूस एक इंटरेक्शन होता है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उनके हैबिटेट्स एंड एनवायरनमेंट, ये जो है ना, ये सारे के सारे को रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये हो गया इकोसिस्टम के बाबत। तो इकोसिस्टम के बारे में हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि द स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म ड्यू टू द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि जो हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। हम लोग इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देखते हैं। आप पेज नंबर 122 पे आओ, वहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया हुआ है 18.1 का इकोसिस्टम। तो चलिए इकोसिस्टम क्या है हम लोग ये समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इकोसिस्टम है ये दो फैक्टर से बना हुआ है। जो हमारा फर्स्ट है एबायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड है हमारा बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स है वो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं, एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। एंड एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे अगेन दो चीज़ें हैं कि एक फिजिकल है एंड सेकेंड वन केमिकल है। जैसे कि पता है कि फिजिकल में क्या क्या, फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे हमारी एयर्स हो गई, वाटर वेपर, जो भी सॉइल है, सनलाइट है, मिनरल है, ये सारे फिजिकल फैक्टर्स है। एंड ठीक है, केमिकल फैक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड सेकेंड वन है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक क्या है, जब आप बेसिकली 11th में वगैरह जाओगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री में भी आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वहाँ पे होता है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो आपका होता है वहाँ पे जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने भी हमारे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, फैट्स है, तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, अब हम लोग बायोटिक फैक्टर्स की तरफ आते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ठीक है, अभी प्रोड्यूसर क्या है कि जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो खुद से ही प्रिपेयर करते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सन रेज वगैरह, जो भी विद द हेल्प प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। अब कंज्यूमर्स क्या, ये कंज्यूमर्स जो है ये प्रोड्यूसर को खाते हैं, ये प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो कंज्यूमर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो एनिमल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एनिमल ये कंज्यूमर है, क्योंकि एनिमल ये प्लांट को खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं, इसीलिए एनिमल्स को हम लोग कंज्यूमर कैटेगरी में बोल सकते हैं। देखो अब यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो एनिमल्स जो है वहाँ पे अगेन तीन कैटेगरी में है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो ये चीज़ें हम लोग अच्छे से यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि ये आपको 9th में भी है, फूड चेन एंड फूड वेब में भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स जो बेसिक चीज़ें खाते हैं ना, लाइक ग्रास वगैरह हो गया, प्लांट्स हो गया, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि सेकेंडरी कंज्यूमर मीन्स ऐसे एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नेक हो गया, वो फ्रॉग को खाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। मीन सेकेंडरी कंज्यूमर जो ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। एंड लास्ट हम लोग अगर देखते हैं कि टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर है जिसको हम लोग टॉप कंज्यूमर भी बोलते हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेडेटर, प्रेडेटर्स भी हम लोग बोलते हैं, भक्षक,
जिसका नाम है, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये ना ये एनिमल्स को खाते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर मीन्स क्या है कि उनको कोई नहीं खाता है, वो सेकेंडरी को खाते हैं, इसीलिए वो टर्शरी कंज्यूमर है। एंड एबायोटिक फैक्टर का यहाँ पे हमारा लास्ट फैक्टर बचा हुआ है कि डिकम्पोजर्स। तो आपको पता है कि डिकम्पोजर्स का यहाँ पे भी कितना ज़्यादा रोल होता है। तो डिकम्पोजर्स सड़ाना है ना, तो यहाँ पे डिकम्पोजर्स में माइक्रोब्स आते हैं, मोस्टली डिकम्पोजर्स का काम माइक्रोब्स ही करते हैं। एंड यहाँ पे दो टर्म्स यहाँ पे आपको दी हुई है कि ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। तो आपको ये पता होगा कि ऑटोट्रॉफिक क्या है एंड हेट्रोट्रॉफिक क्या है। तो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑटोट्रॉफिक क्या है। जो फूड के लिए वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो हमारा ऑटोट्रॉफिक है। एंड हेट्रोट्रॉफिक क्या है, वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, हम लोग उसको हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे मैंने डिकम्पोजर से एबायोटिक फैक्टर में बोला है बाय मिस्टेक से। वो हमारा डिकम्पोजर ये जो है वो बायोटिक फैक्टर में आता है, ठीक हो। तो चलो हम लोग आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप पेज नंबर 123 के ऊपर आओ। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इंटरैक्शन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये डायग्राम को हम लोग समझते हैं कि ये डायग्राम में जो एक्सप्लेनेशन है वही आपको गिवन है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डायग्राम में क्या है। तो देखो यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख सकते हैं कि देखो हमारा जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर्स का भी नीड है ना। इनकी अलग अलग कैपेसिटीज है एंड वो अलग अलग कैपेसिटीज को अडॉप्ट करते हैं विद दोज ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स। देखो कुछ माइक्रोब्स होते हैं कि उनको है ना ऑक्सीजन का नीड होता है जीने के लिए, एंड कुछ माइक्रोब जो ऐसे होते हैं कि उनको ऑक्सीजन का नीड नहीं होता है, हम लोग उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बोलूँगी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो आपको अभी नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स जो है उनको बहुत ज़्यादा सनलाइट चाहिए होता है, एंड कुछ प्लांट जो है वो शेड में भी ग्रो कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ईच एंड एवरी एबायोटिक हमारे जो फैक्टर्स है लाइक वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, ये भी जो भी ये हो गए, तो वो क्या करता है कि इकोसिस्टम में हमारे जो भी बायोटिक फैक्टर होते हैं ना वो उसको अफेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो कभी डायग्राम हम लोग देखते हैं कि एबायोटिक फैक्टर, जैसे कि मैंने बोला कि एबायोटिक फैक्टर्स मीन्स क्या, वहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर जो है ना ये बायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग देख सकते हैं कि एबायोटिक फैक्टर में यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, सोलर एनर्जी है, CO2 विच इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सारे के सारे हमारे एबायोटिक फैक्टर हो गए। एंड बायोटिक फैक्टर्स में यहाँ पे प्लांट्स आते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर भी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये जो प्लांट है ये किसके ऊपर डिपेंड है हमारे एनवायरनमेंट में, ये एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। जब भला ही प्लांट ये बायोटिक फैक्टर में आ रहा है, लेकिन इसके पास अगर लैंड ही नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होगा, सोलर एनर्जी नहीं होगा, तो ये कैसे क्या ग्रो करेगा। इसलिए हमारा जो पहले ही मैंने आपको बोला है कि इकोसिस्टम में हमारा जो भी नेचर है ना, वो जो हमारे बायोटिक फैक्टर है वो एबायोटिक फैक्टर इस तरह से डिपेंड है। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स होने के बाद देखो यहाँ पे क्या है कि बायोटिक फैक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर, जो कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या है कि वो बेसिक चीज़ें खाते हैं, जैसे प्लांट, ग्रास, ये सारी चीज़ें वगैरह खाते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर हमारे हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसे होते हैं कि जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर है। जैसे मैंने आपको स्नेक और फ्रॉग का एग्जांपल भी दिया था। एंड हमारे टर्शरी कंज्यूमर यहाँ पे है जो लायन है ना, उनको हम लोग टॉप कंज्यूमर और प्रेडिटर्स भी बोलते हैं। लायन जो भी है यहाँ पे वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, उनको कोई नहीं खाता, इसीलिए वो टर्शरी कंज्यूमर है। एंड बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई एनिमल्स वगैरह है, कोई ह्यूमंस वगैरह है जिनका डेथ हो जाता है, मर जाते हैं, तो देन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम के बाद वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये डिकम्पोजेस करते हैं। जैसे डिकम्पोजेस आपको पता है कि कोई भी अगर बॉडी पड़ी हुई होती है तो उसका एक अलग से गंदा सा स्मेल आता है ना, तो वो डिकम्पोज होने की वजह से वो स्मेल आता है। तो जो भी डिकम्पोजेस होता है, जो भी CO2 होता है, वो क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में
मिक्स होके रिलीज हो जाता है, वापस से वो एबायोटिक फैक्टर बन जाता है। एंड इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे पूरा साइकिल देखा है कि एबायोटिक फैक्टर के ऊपर कैसे डिपेंड है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फाउंड इन बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर क्या है, हमारा जो बायोस्फीयर है ये 3 चीज़ों से बना हुआ है कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। ये तीनों चीज़ों को हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। एंड उसके अलग अलग फंक्शंस है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस वो एनवायरनमेंट में अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग देखते हैं कि अर्थ के कुछ रीजन में है ना ज़्यादा एरिया है, लार्ज एरिया है, हैज़ सेम क्लाइमेट एंड एबायोटिक फैक्टर। कुछ कुछ एरिया में सेम क्लाइमेट होता है, लेकिन कुछ एरिया में थोड़ा डिफरेंट क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक इकोसिस्टम है वो जो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया ये होता है ना, वहाँ पे डेवलप्स होता है। एंड ऐसे लार्ज इकोसिस्टम को हम लोग बायोम्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लार्ज इकोसिस्टम को हम लोग बायोम्स बोलते हैं। बायोम्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर 2 तरह के बायोम्स पाए जाते हैं, एक लैंड बायोम्स है एंड सेकंड है हमारा एक्वेटिक बायोम्स है। ठीक है, ये जो बायोम्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर है ना, ये एक साथ आके हमारा इकोसिस्टम बनाता है, उसको डेवलप करता है एंड उसकी लाइफ के एज को बढ़ाता है। उसी को हम लोग है ना बायोम्स बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लैंड बायोम्स। लैंड बायोम्स क्या है, देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो देखो लैंड बायोम्स क्या है कि बायोम विच एग्जिस्ट ओनली ऑन द लैंड आर कॉल्ड एज लैंड बायोम। से फिलिंग द ब्लैंक्स में वगैरह कभी कभी आता है। तो क्या होता है कि जो भी हमारा अबायोटिक फैक्टर है, इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो डिफरेंट इकोसिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जो भी हमारा फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, आइसलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लैंड बायोम्स में देख सकते हैं। फिर लैंड बायोम्स में हमारा फर्स्ट है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अभी ग्रासलैंड इकोसिस्टम ये क्या होता है कि देखो ग्रासलैंड जो घास फूस होती है ना, देखो वो कौन से एरिया में डेवलप्ड होती है, जहाँ रेनफॉल ये ज़्यादा नहीं होता है ना, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है ऐसे एरिया में भी ग्रासलैंड ग्रो हो करती है। एंड वहाँ पे ऐसे जगह में जो एनिमल्स होते हैं ना, लाइक गोट, शीप्स, ऐसे एनिमल्स जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो बेसिक चीज़ें खा के भी सर्वाइव कर सकती है, ऐसे एनिमल्स जो हमारे ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आते हैं। एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, यहाँ पे बड़े प्लांट्स नहीं होते, जिसको हम लोग ड्वार्फ प्लांट बोलते हैं। एंड यहाँ पे लायंस वगैरह जो है ना, वो घास में छुपे हुए होते हैं, लाइक गोट, शीप, जिराफ, जेब्रा वगैरह, चीतल, ये सारे जो होते हैं ना, ये इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। एंड इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के जो भी बर्ड्स है, इंसेक्ट है, माइक्रोब्स है, ये भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, हमारा दूसरा इकोसिस्टम यहाँ पे है एवरग्रीन फॉरेस्ट में। हम लोग देखते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि इट इज़ ए नेचुरल इकोसिस्टम वेयर वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड एबायोटिक फैक्टर इज फाउंड। तो देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट है ना, ये पूरे तरह से हरे भरे होते हैं एंड यहाँ पे एवरी तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये लेसन देखने के लिए आप मेरे साथ लेक्चर 2 तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मैं वापस से लेक्चर 2 लेके आपके लिए आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।